अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो चले बढ़ते हैं अपने आज के नावल की तरफ, जो कि एक लाइट हार्टेड शॉर्ट सा नावल है और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। कॉमिक भी है और रोमांटिक भी। तो हमारे आज के नावल का नाम है कुर्बानी और इसके राइटर है अमतल अजीज़ शहजाद। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। लॉन के सफ़ेद और कत्थई प्रिंटेड सोफे पर इत्मीनान से विराजमान एक आलम है जिसमें डूबा बेढंगे अंदाज से गिटार पकड़े वो अपनी बेसुरी और भौंडी आवाज़ का सुर बिखेरने की नाकाम कोशिश में हलकान था। ठीक उसके सामने वाले सिंगल सोफे पे बजाय दिलचस्पी मगर दर हकीकत कोफ़ज़दा अंदाज में हाथों के प्याले में अपना खूबसूरत चेहरा गिराए एमन बड़े ज़ब्त से बैठी थी। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। आंखें बंद किए वो झूम रहा था, तभी वो अपने कमरे से खूनख्वार तासुरात समेत बरामद हुई। अपनी दादी अम्मा मोहतरमा सुल्ताना बानो को न देख पाया। उन्हें अपनी जानिब आता देख एमन हड़बड़ाकर उलट हुई और उसने झूमते जामते अयान को मतवज्जा करने की अपनी सी कोशिश भी की थी, मगर बेसुध। कि वो ओरिजिनल फनकार दिखाई देने की कोशिश में न जाने सुर संगीत के कौन से बहर में डूबा हुआ था। सुल्ताना आई, एक नाराज निगाह एमन पर डाली। इससे कबल की आंखों की नाराज़गी ज़ुबान तक पहुंच पाती आन वहाद में एमन वहां से खिसक ली। अब उनका रुए मुबारक इस अजीम फनकार की जानिब हुआ। दो दिल, हाँ दो दिल, भाड़ में गए दो दिल। वो धानी गज़ब, खुदा का मैं पूछती हूँ आखिर कब ख़त्म होगा तुम्हारा ये बचपना। वो शदीद तैश में थी। दोपहर का वक्त उनके आराम करने का था और इस वक्त अयान की ताने। अरे दादी आप, झट से बड़ी बड़ी साइर आंखें खुल गईं। कुछ बौखलाया भी मगर खुद पर काबू पाकर गिटार को सीने से लगाया। बड़ी मुतासिर कुन जज्बातियत से गोया हुआ। तो आवाज़ से अज़म झलकता था, ये मेरा बचपना नहीं, मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है, और मैं इस शौक़ और जुनून को मुस्तक़बिल में अपना प्रोफ़ेशन बनाने का इरादा रखता हूँ। बहुत खूब। और तुम्हारे बाप का छोड़ा हुआ बिज़नेस, इसे कौन सँभालेगा? वो तंज़िया निगाहों से उसे देखकर पूछने लगी। ओहो दादी, मॉम है ना? उसने जैसे उन्हें नासमझ जानकर इत्तला दी। लीजिए दादी, ये ठंडा सा शरबत संदल पीजिए। मैंने ख़ास आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। मैंने दादी का गुस्सा ठंडा करने की सही की। हाँ हाँ हाँ, शरबत हाथों से ही बनाया जाता है, पैरों से तो बनने से रहा। एयान ने मौका की नज़ाकत देखे बगैर ही इल्मियत झाड़नी ज़रूरी समझी। जवाबन एमन ने उसे सख्त मलामती घुरी से नवाज कर सर के इशारे से वहाँ से जाने के लिए कहा था। तो जैसे वो सब कुछ समझकर वहाँ से खिसक गया। सुल्ताना जो जीती रहो मेरी बच्ची कहकर शरबत का गिलास लबों से लगा चुकी थी, शरबत का खाली गिलास एमन को थमाकर चौंकी। चला गया? फिर किस कदर संजीदगी से बोली, आज आने दो, इसकी माँ को करती हूँ उसका कुछ इलाज। और एमन ने मासूमियत से सर इस बात में हिलाने पर इत्तफाक किया। एक मरतबा फिर एमन ने उसे बचा लिया था, मगर आज डाइनिंग टेबल पर फिर वही मौजू इत्तफाकन छिड़ गया और एमन चाहने के बावजूद भी मौजू तब्दील न कर सकी। बस यूं ही ज़रा से चावल अपने आगे रखे उन्हें चम्मच से आगे पीछे करती रही। भाई अयान को तो बुलाओ, क्या वो खाना नहीं खाएगा? ये संजीदा उर्दूबाज शख्सियत अमजद अली थे, एमन के वालिद। अयान के ताया जो दिन के 1 बजे नाश्ता करता है, उसकी अभी दोपहर ही समझो। वो क्या खाक रात के 8 बजे खाना खाएगा? बस उठने के बाद सारा दिन ओल जलूल हुलिये में मुँह मुआ गटार पकड़े हमारी समावतों का इम्तहान लेता रहता है। तबिंदा, मैं तुमसे पूछती हूँ, आखिर तुम अपने बेटे को इसकी जिम्मेदारी का एहसास कब दिलाओगी? सुल्ताना तो सुबह से मुंतजिर ही थी। ताबिंदा असहद शर्मिंदा सी होकर वजाहत पेश करने लगी। अम्मा, सब कुछ आपके सामने ही तो है। मैंने खुद पिछले 1.5 साल से उसे मुसलसल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो मैं खुद उसकी लाओबाली तबीयत से आजिज़ आ गई हूँ। आप ही बताएं क्या करूँ? वो चम्मच छोड़कर सुल्ताना की शक्ल देखने लगी थी। बुरा मत मानिएगा भाभी, ताबिंदा थी तो रिश्ते में उनसे छोटी, मगर वो पसंद एहतराम बजाय नाम लेने की भाभी ही बुलाते थे। मगर अब उसे मज़ीद ढील देना किसी तौर मुनासिब नहीं है। वो जवान है, अपनी तालीम मुकम्मल किए भी उसे 2 साल हो गए हैं। फिर यही तो मुनासिब तरीन वक्त है अपने कारोबार संभालने का। अभी से काम शुरू करेगा तभी 2-3 साल में इस्टेब्लिश हो सकेगा। वो अमजद सलाद का प्याला अपने करीब खिसकाते हुए अपने मखसूस संजीदा व मुतय्यन लहजे में बोले। माहौल कुछ नाखुशगवार सा हो चला था। तभी नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। हाथ में गर्मा गर्म चपातियों के चंगेर उठाए मैं लहक लहक कर गुनगुनाता हुआ अब्दुल अलमारूफ मासूम के से बराबर हुआ, जिसने हमेशा की तरह अपने अच्छे खासे सरापे की गत बना रखी थी। कासनी मोरी बंद जीन्स, पीली टी शर्ट जिसके ऊपर बड़े चाकू की नोक से लहू टपकता था और टपकते लहू के नीचे लिखा था किलमी। कंधों तक आते तेल में चिपड़े बाल कि जेल वो अफोर्ड ना कर सकता था। हाथों की कलाइयों में सजे रंग बिरंगे बैंड्स, गले में मोटी सी काली डोरी से लटका नकली नगीना जुड़ा दिल की शक्ल का पेंडेंट, और उसके पुराने नौकर
शरफुद्दीन का बेटा था, बचपन से यही था। अब शरफुद्दीन तो रिटायर हो चुका था, उसकी जगह मासूम ने चार्ट संभाल लिया था। उसने लाकर बड़े स्टाइल से चंगेर मेज़ पर अमजद साहब के एन सामने रखी। मियाँ अब्दुल अमजद ने छोटी चंगेर से उठाकर बगौर देखा। बेहतर है कि तुम सबकी खबर रखने की बजाय अपने कामों पर ध्यान रखा करो। वो वापस चंगेर में रखकर चावलों की तरफ मुतवज्जा हुए। सबकी खैरगिरी भी तो मेरे फ़राइज़ मुनसबी में शामिल था। मुनसबी में दाखिल है हजूर। वो झुककर अदब से बोला तो उसके लबो लहजे पर ना चाहते हुए भी सबके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो तो मैंने बर वक्त एंट्री मार के सबकी तवज्जो आप पर हटा दी, नहीं तो आज आपकी पेशी हो जाती। आज और अब वो अपनी कारकर्दगी अपने पीरो मुर्शिद के सामने टेरेस पर पसकड़ा मारे उनकी गोशगुजार कर रहा था। अयान ने अपना गिटार पास ही लिटा रखा था। रात भीग रही थी, शफाफ चांदनी चटकी हुई थी, माहौल में भीगी घास की बास रची थी। कोई बात नहीं, मासूम की सारी बातें सुनकर उसने तमकिनत से सर इस बात में हिलाते हुए शाहाना अंदाज से कहा था, पहले पहल दुनिया अजीम फनकारों के साथ यही सलूक किया करती है, मगर तुम देखना वो दिन दूर नहीं जब यही लोग फखरिया हर जगह मेरा हवाला दिया करेंगे। और वो दिन कम अज़ कम तुम्हारी ज़िंदगी में तो हरगिज़ नहीं आएगा। अकब से अमन की वसीली आवाज़ सुनाई दी। वो तो दोनों उछल पड़े और तुम उसने बड़े सामने आकर कड़े तेवरों से यहाँ वहाँ मासूमियत से देखते। मासूम को देखकर दांत पीसे। डैड ठीक ही कहते हैं, तुम सिर्फ नाम ही के मासूम हो, शक्ल से पूरे खबीस और हरकतों में किसी फपा कुटनी से हरगिज़ कम नहीं हो। मेरी तो किसी किसी को कदर ही नहीं है। यहाँ जा रहा हूँ मैं किचन की सफाई करने। वो मुंह सूटते हुए उठकर चंपत हो गया। और तुम? अब वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई जिसकी खातिर यहाँ चल कर आई थी। आन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझसे पूछती हो कि क्या चाहता हूँ? अयान ने बड़ी गहरी नज़रों और जानदार मुस्कुराहट से उसे देखा था। एमन उसकी आन वाहिद में बदलते लहजे से कुछ गड़बड़ा सी गई। संजीदा तासुरात की जगह कुछ घबराहट, कुछ हया ने ले ली। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। वो लपक झपक कर अपना गिटार सीने से लगाकर शुरू हो चुका था। एमन ने सख्त बेबसी महसूस की। अरे मोए, यहाँ बड़ी मिट्टी तुझे दिखाई नहीं दे रही क्या? सुल्ताना ने बेदिली से फर्श पर झाड़ू फेरते मासूम को गुरकाता। दिन की मखसूस मसरूफियत जारी थी। अमजद और ताबिंदा ऑफिस जा चुके थे। एवन चूंकि अपना मास्टर मुकम्मल कर चुकी थी, इसलिए आज कल दोपहर के खाने बनाने की जिम्मेदारी सुल्ताना ने उसे सौंप रखी थी और ये जिम्मेदारी खुश बखुशी निभा रही थी। उनकी जुज वक्ती मुलाजमा जरी नहीं आई थी, सो आज मासूम की डबल शामियत आई हुई थी कि कहाँ है मिट्टी, लगता है आपने अपनी आंखों पर खुर्दुबीनी चश्मे लगा रखे हैं। वो असद बेजारी और नाराजगी से बोला तो सुल्ताना ने उसे झाड़ कर रख दिया। मेरी आंखों को नजर मत लगा, घर का बना खालिश सुरमा लगाती हूँ। वो तेरी तरह आधी आधी रात जाकर फिल्में देखकर अपनी आंखें नहीं फोड़ती। चल जल्दी झाड़ू लगा, फिर मेरे कमरे की तफसीली सफाई भी करवानी है मेरे साथ मिलकर। दादी मासूम सदमे से चूर आवाज़ में एहतजाजन चलाया। तभी अपने मखसूस हुलिये यानी बदरंगी जीन्स और बड़े एहतमाम से घुटनों से पाड़ी गई थी टी शर्ट की आस्तीनें कदरे नादारत थी जिससे उसके कसरती बाजू झलकते थे। गले में वाइट गोल्ड की मोटी सी जंजीर, हाथ में स्टील का कफ जिस पर उसका नाम कुंदा था, कंधों पर लहराती जुल्फे जिन्हें माथे पर बैंड लगाकर काबू किया गया था, समेत अयान मंजर का हिस्सा बना। मुंह में सूटते मासूम ने अजहद मुतासिर निगाहों से उसे बगौर देखा। खुद उसका हुलिया अयान ही से बस्तार लिया गया था। खैर तो है, ये आज सूरज किधर से निकल आया? सुल्ताना भी चौंक गई कि वो सहर अंगेज ना था और सुबह की बेदारी अमूमन उसके अपने किसी काम से हुआ करती थी। पूछने की देर थी। वो ऐसे शुरू हुआ जैसे उसे दावते खिताब दिया गया हो। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन बनने वाला है। इस वक्त तुम्हारे सामने अयान अली एक आम इंसान है, मगर मेरा दावा है आज शाम मैं जब वापस लौटूंगा तब दुनियाए म्यूज़िक के उफ़क़ पर मेरा नाम किसी रोशन सितारे की मानद जब जगमगा रहा होगा और मैं एक रॉक स्टार बन चुका हूँगा। अरे वाह! अच्छा, मासूम को बड़ी मासूम सी खुशी हुई। मगर अयान भाई, रात में आप मुझे पहचान तो लेंगे ना? ऐसा ना हो कि आप स्टार बनते ही मुझ जैसे कम हैसियत आदमी को भूल जाएं और आप स्टार बन के बदल जाएं। हाथ में झाड़ू पकड़े बड़ी तशवीश से पूछ रहा था। और पैदाइशी कामचोर से सुल्ताना ने अयान की बात का तो कुछ खास नोटिस ना लिया, अलबत्ता मासूम को लताड़ना ज़रूरी समझा। तेरे खदशात ख़त्म हो गए हो तो अपने कमरे में चल, यहाँ की झाड़ू तो दल चुकी है और आगे बढ़ने लगी। अयान ने एक बुर्दबार मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाकर तमानियत से बोला, फिक्र मत करो मासूम, मैं तुम्हें कैसे फरामोश कर सकता हूँ? एक तुम ही तो मेरे फ़न के कदरदान, मेरे बुरे दिनों के साथी हो। ये तुम ही हो जिसे मेरी ख़त्म करो अपनी तकरीर। मियाँ, ऐसा ना हो कि तुम वहाँ खाली खुली तकरीरें करते रह जाओ और वहाँ तुम्हारे इंतज़ार में लोग उठकर चल दें। ना चाहते हुए भी वो टोक कर आगे बढ़ गई। मासूम ने हड़बड़ा कर तकलीद की। वो कंधों पर गिटार लटकाए बाहर निकल गया। फिर वही हुआ जो आज तक होता आया था। जिस लम्हे वो मुंह और कंधे लटकाए
लाउंज में दाखिल हुआ तो तमाम अफराद खाना वहाँ बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उसका बुझा अंदाज़ देखकर समझ गए थे कि आज फिर उसका दिल टूट चुका है। जो भी था उसे यूँ उदास, मलूल और हारा हुआ देखकर सभी को दुःख हुआ था। कैसे ना होता, वो उनके सबकी दिल की धड़कन था। सुल्ताना के बहुत प्यारे छोटे बेटे साजिद अली की इकलौती निशानी जो भरी जवानी में उन्हें दाग़ मुफ़ारक़त दे गया था और हूबहू उनकी कॉपी था। ना भी होता तब भी उन्हें इतना ही प्यारा था कि जिगरगोशा तो बहरहाल वो साजिद अली ही का था। अमजद अली उसकी पैदाइश पर अपनी 7 साला बे-औलादी का दुःख बोल गए थे। ये अलग बात है कि चंद साल बाद अल्लाह ने उन्हें ऐमन की सूरत में रहमत से नवाज दिया था, मगर ऐयान की हैसियत ना बदली थी। उनकी बेगम फरहाना भी उसे सगी औलाद ही की तरह चाहती। इनकी उसके उसके लाड उठाती हुई साजिश के बाद तो जैसे अमजद ही को उनकी बराह-ए-रास्त सरपरस्ती करना आती, और उन्होंने की भी। और रही ताबिंदा, उनके महबूब शौहर जब इससे बिछड़े तो यानी वो सहारा था, वो जीने का आसरा था कि जिसकी सूरत देखकर उनकी दिल की धड़कन ने दोबारा रफ्तार पकड़ी थी। और ऐमन उसे खुद साजिद ने अयान के लिए मांगा था। शौहर की मनाजिल तय करते हुए दोनों अपने माबैन रिश्ते से आगाह हुए थे, और ये रिश्ता दिलों के तारों से कब जुड़ा किसी को खबर ना हुई। बस खबर थी तो इतनी कि एक दूसरे के संग जिंदगी बिताने का ख्वाब दिल के इन ही तारों को छेड़ देता था, और एक ऐसा मदर नगमा तखय्युल पाता कि दोनों मसहूर रह जाते। गोया तुम फिर मुस्तरद कर दिए गए। ऐमन उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई। ऐयान जो गिटार को गुस्से से बेड पर फेंक कर खुद भी बेड पर अपने अपने लंबे बालों में उंगलियां फंसाए बैठा था, उसकी दिल सोजी से पूछने पर बड़ा उठा। हाँ, उन्होंने मेरा पूरा गाना सुने बगैर ही मुझे ये कहकर मुस्तरद कर दिया मुझ में सिंगिंग का टैलेंट ही नहीं, और साथ ही मुफ्त मशवरा भी दे दिया कि बेहतर है मैं कोई और काम करूं। कहते तो वो ठीक ही है। बेसाख्ता यमन के लबों से निकला, मगर दूसरे ही पल उसकी खौफी से घूरती निगाहों से घबराकर वो बात बदल दी। कहते तो सब ठीक ही है, यहाँ बिना सिफारिश के कोई काम नहीं बनता। खैर दफा करो इन नाकदर शनासों को, और बताओ तुमने आगे क्या सोचा है। तो सामने कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी। दिल को उम्मीद थी कि लोहा गर्म है, मौका भी है और महल भी। आज वो उसे कायल करके ही उठेगी। क्या बहुत हो गया, कब तक अपना कीमती वक्त बेकार ज़ाया करता रहेगा। मगर सोचना क्या है, उसने एक अंदाजे बेनियाजी से हेयर बैंड बालों से निकाल कर उसमें उंगलियां चलाते हुए कहा, अब मैं इन सब लोगों को अपनी रिजेक्शन का जवाब मार्केट में दूंगा। क्या मतलब, जम्बे से पूछने लगी। मतलब है डियर कज़न कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं खुद अपनी म्यूजिक एल्बम लॉन्च करूंगा। उसने पुरसरागियत से मुस्कुरा कर कहा, क्या। और ऐमन ने सदमे से दो चार होकर चिल्लाई थी। और ऐमन नए सदमे से दो चार होकर चलाई थी। जिंदगी अपनी मखसूस जगह पर रवा दवाती घर और मकीन और उनके रोज़ की मखसूस मसरूफियात में खलल खलल अंदाज हुआ था वाशिंगटन से आने वाला वो फ़ोन, जो ज़ाहिर है वाइट हाउस से तो खैर नहीं आया था, मगर सुल्ताना ने घर में कुछ ऐसी ही इमरजेंसी नाफिज कर दी कि गोया अमरीकी सदर उनके यहाँ क़याम करने के इरादे से आ रहा है। किस्सा कुछ यूँ था कि सुल्ताना खातून की भांजी नंबर 3 अमेरिका में आई थी। जब बच्चा छोटा था तो पाकिस्तान के चक्कर भी लगा लिया करती थी, और बाद में उनकी तालीमी मसरूफियातें ने इन मतवातिर लगते चक्रों को तोड़ा। बाद में जब उनकी वालिदा दुर्दाना बानो इस दुनिया से कूच कर गई, तब वो पाकिस्तान को जैसे बुला ही बैठी थी। कुछ साल पहले आई तो सुल्ताना बानो ही के यहाँ ठहरी थी, और अब उनका बेटा दाऊद इब्राहिम इनके घर को रौनक बख्शने आ रहा था। अचानक ही उनके दिल में बकरा ईद पाकिस्तान में मनाने का ख्याल दर आया था। ख्याल ऐसे आया कि जाने मासूम की अजाब की अजाब हुई कि जान मासूम की अजाब हुई थी। देख मासूम, अगर तूने मेहमान खाने की सफाई में ज़रा जो डंडी मारी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुल्ताना लाउंज के सोफे पर आजमान तस्बीह पढ़ते हुए मेहमान की आमद की तैयारियों के सिलसिले में किए जाने वाले कामों पर नजर रखते हुए थी। मासूम जो झाड़न उठाए गेस्ट रूम की जानिब बढ़ रहा था, मुंह बसूर पैर चटक कर बोला, क्या है दादी, आपने तो सबको ऐसे लट कर रखा है जैसे अमेरिका से बुश तशरीफ ला रहा है। ओहो। किचन से निकलते हुए अमन ने उसकी बात पर बेसाख्ता हंसकर बोली, अमेरिका का सदर बुश नहीं ओबामा है, और इस बात को तो ज़माने गुजर चुके हैं। बुश हो या ओबामा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो दादी को कह रहा था कि हाथ से ज़रा हौला रखे, काम करवा करवा के जान निकाल दी है। वो रूहानी आवाज़ में बोला, तो तू है ही सदा का कामचोर, काम का काम सुनते ही तुझे मौत पड़ने लगती है। सुल्ताना नाराज़गी से बोली, तो वो पैर चटक के अंदर चला गया। और ऐमन बेटा, अब वो ऐमन की जानिब मुतवज्जा होकर बोली, तो तुम ज़रा वो क्या पकाती हो, चाइनीज़ वाइनीज़। हाँ वो बना देना, क्या पता उसे ऐसे मुर्गन खाने पसंद आए ना आए। दादी जान आप क्यों फिक्र कर रही है, इत्मीनान रख के मैं पहले ही 2-3 चाइनीज़ डिशेज बना चुकी हूँ। बाद में मैं जो उसे पसंद होगा इसी हिसाब से मेन्यू तरतीब दे लिया करेंगे। वो उन्हें मुतमिन करने को तो तफसीली अंदाज में बोली, जीती रहो मेरी बच्ची। सुल्ताना को उसकी जहानत ने खुश कर दिया। माशाल्लाह बड़ी समझदारी की बात की तुमने। एक तुम हो और एक वो ऐयान, न जाने बेअक्ले को कब अकल आएगी। आखिर में वो कुछ अफसरदगी से बोली, और इस सवाल का जवाब खुद ऐमन के पास भी ना था। सो ढीले ढाले अंदाज में लाताल्लुकी सी सरनफी में हिलाकर रह गई। गोरा चिट्टा चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, आंखों पे लगी नफीसी ऐनक, लंबा कद, चौड़े शाने, ब्राउन
आरामदेह पैंट और नीली शर्ट में बलबूस वो दाऊद इब्राहिम था। सभी उससे बड़े तपाक, एहतराम और वज़ादारी से मिले। लंबे सफ़र की थकान के बावजूद वो उनके दरमियान बैठा था। खाना लगा तो उसने देसी खाने को तरजीह दी और खूब खूब तारीफ़ें करके खाना खाया। जो भी था वो सादा दिल नौजवान सभी को पसंद आया था, सवाए अयान के। वो न जाने कि उसकी आमद पर कुछ बेचैन सा हो गया था। दूसरे दिन वो ताज़ा दमसा सुल्ताना बानो के कमरे में बैठा उन सब के लाए तहाइफ उनके हवाले कर रहा था। जब उसके खुलूस पर शर्मिंदा हुए जा रहे थे। सुल्ताना बानो के लिए वो बहुत खूबसूरत डिजिटल कुरान मजीद, डिजिटल तस्वीर, खूबसूरत तरीन शीशी में खालिस संदल का अतर, लेदर के आरामदेह नफीस जूते लेकर आया था। इस तरह तबिंदा और अमजद साहब के लिए भी तहाइफ उनके मिजाज और उम्र को सामने रखकर खरीदे गए थे। और अब वो लोग बैठे उनकी समझदारी को बेख्ता सराह रहे थे। एमन भी ढेरों इंपोर्टेड ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, खूबसूरत टॉपिक्स, परफ्यूम वगैरह पाकर असद खुश थी। और वो जब उसने मासूम के हवाले 2 शॉपर और गिफ्ट बॉक्स किए तो मासूम की शक्ल दीदनी थी। वो आप दीदा सा होकर बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा दाऊद बाबू कि आपने वहाँ से मेरे लिए चीज़ें खरीद ली है। सभी इसके जज्बात को समझकर मुस्कुरा दिए। यकीन कर लो यार, अम्मी से यहाँ के अफराद खाना की तफसीर के मुतालिक काफ़ी मालूमात मिलती रही हैं। कुछ अपनी समझदारी और अम्मी के मशवरों से मैंने सबके लिए ख़रीदारी की है। उसने मासूम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मगर इतना सब लाने की क्या ज़रूरत है बेटा, तुम खुद जो आ रहे हो हमारे लिए यही तोहफ़ा बहुत है। तबिंदा ने वज़ादारी से कहा तो वो बोला, तोहफ़ा मुरफ़्ता नहीं, दिल की खुशी के लिए और मोहब्बत बढ़ाने की खातिर दिए जाते हैं। उसके मुदल्लिल जुलाल पर अमजद ने बेसाख्ता इससे पसंदीदगी से देखा था। सुल्ताना भी उससे इत्तेफाक करते हुए गर्दन हिला रही थी। ये बात है तो फिर हम भी अपनी दिली खुशी पूरी करने के लिए आपको तोहफ़ देंगे, तब अब भी आप इनकार मत कीजिएगा। एमन शदीद अंदाज में बोली तो वो हंस पड़ा। बहुत शार्प हो, मगर फ़िलहाल तो अपने हाथ की बनी मज़ेदार सी चाय पिला दो मेरे लिए, ये भी किसी तोहफ़े से कम नहीं होगी। वो बोला, क्यों नहीं, ज़रूर, अभी लीजिए। एमन उठने लगी, सब बातों में मशगूल थे। मासूम भी कमरे से बाहर चल पड़ा। ये देखिए यान भाई, वो दाऊद इब्राहिम मेरे लिए भी अमेरिका से तोहफ़े खरीद कर लाए हैं। मासूम वहाँ से सीधा यान के कमरे में चला आया। वह बेहद मुसर्रत से उसे मिलने जाने वाले तहाइफ दिखाने लगा। नमक हराम यान ने सरत से उसकी गर्दन तो पहुंची, 2 तोहफे क्या मिल गए, तूने अपनी वफादारी तब्दील कर ली। अरे अरे छोड़े मेरी गर्दन यान भाई, कसम ले ले, मैं तो आप ही के हुक्म के मुताबिक दादी के कमरे में टोल लेने गया था और उन्होंने मुझे तोहफा पकड़ा दिया, तो मैं तोहफा भी ना लेता। और अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए दुआई देने लगा। अच्छा तो और क्या क्या हो रहा था वहाँ? उसने गर्दन छोड़कर खश्मीन निगाहों से उसे घूरा और मासूम फरफर शुरू हो गया। आखिर में उसने अपना बेलाग तजिया भी पेश करना ज़रूरी समझा। मैं कह देता हूँ यान भाई, इनकी यूँ अचानक आमद बेवजह नहीं है। फिर मैंने खुद देखा वो एमन बाजी से ख्वामखा फ्री होने की कोशिशों में है। क्या मतलब? अयान ने सोचती निगाहों से देखा। मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो एमन बाजी को पसंद आ जाए और आप, मगर उसकी बात मुकम्मल हो पाती इससे कबल ही एक मरतबा फिर उसकी पतली गर्दन अयान के हाथों में थी। फिर उसके बाद तो दाऊद ने ऐसा रंग जमाया कि किसी जिसे देखो दाऊद की तारीफ़ों में रब्तुल लिसान नज़र आया। माशाल्लाह क्या नेक और सआदतमंद बच्चा है। सौम सलात का पाबंद, मशरिक़ रवायात की पासदारी करने वाला ये सुल्ताना बानो थी। पढ़ा लिखा, महज़्ज़ब, ज़िम्मेदार, बुर्दबार, दूसरों का एहसास करने वाला। मुझे कहने लगा कि आंटी अगर आपका बेटा होता ना तो आपको बिल्कुल काम ना करने देता। ताबिंदा की हसरत में डूबी आवाज़ डिसेंट, सोबर, संजीदा रख-रखाव वाले। दाऊद भाई कितने अच्छे हैं ना, लगता है उनके पास मालूमात के ख़ज़ाने हो जैसे। सच उनकी कंपनी में वक़्त गुज़रने पर ज़रा भी बोरियत का एहसास नहीं होता। एमन के ख़यालात और इन सबसे अलग थे अमजद साहब के महसूसात। वो उनके साथ जुमा पढ़ने जाता, वॉक करता, उनके वसाइल डिस्कस करता, बिज़नेस में नए रुझानात का ज़िक्र करके कारोबारी पेचीदगियों को सुलझाने की कोशिश करता और उसकी सोच को नए ज़ाविये अता कर गया था। न जाने क्यों मुझे आज शिद्दत से ये एहसास हो रहा है कि मैंने एमन को मंसूब करने में बड़ी जल्दबाजी से काम लिया। वो इस वक्त सुल्ताना के कमरे में उनके बेड पर उनके पास बैठे पुरसोच अंदाज में बोलना शुरू हुए। सुल्ताना ने बुरी तरह चौंक कर उनका फिक्रमंद और उदास चेहरा देखा। ये क्या बात की तुमने? उन्होंने तहैयर से पूछा। हाँ अम्मा, वो ये एहसास मुझे दाऊद को देखकर हुआ है। क्या मेरा हक नहीं कि मेरी इकलौती बेटी, लाडली बेटी के महफूज मुस्तकबिल के बारे में सोचूं? उनसे पूछने लगा तो वो जल्दी से बोली, मगर बेटा वो लाख गुण वाला सही, मगर क्या वो हमारे यहाँ की जगह ले सकता है? बात किसी की जगह लेने की नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप अयान के साथ मेरी बेटी के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत दे सकती हैं? सुल्ताना चुप रही तो वो ज़ख्मी से अंदाज में मुस्कुरा कर बोले, नहीं ना, और मैं अब मज़ीद इसे सुधारने का इंतज़ार नहीं कर सकता, जबकि आप जानती हैं कि वो सुधरना ही नहीं चाहता और मैं बहुत जल्द कोई फ़ैसला कर लेना चाहता हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करके उठ खड़े हुए और वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहे थे कि उनके निकलने से कबल ही दरवाजे से चिपक कर उन सुइयाँ लेता मासूम वहाँ से रफू चक्कर हो गया। सुल्ताना पुरतफक्कर सी बैठी रह गई। ये क्या कह रहे हो तुम? अयान हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठा गिटार के साथ मसरूफ़ अमल था। तभी मासूम ने आकर उसके सर पर धमाका किया। अयान ये सब सुनकर शशदर रह गया। क्या ऐसा भी हो सकता है?
या हो सकता है या हो कैसा भी हो सकता है या हो सकता था। जी अयान भाई, सब कुछ अब कुछ करने की सोचें, ऐसा ना हो कि आप गिटार ही बजाते रह जाएँ और मासूम साबका तजर्बे की बिना पर एहतियातन 2 कदम पीछे सरका और वो दाऊद इब्राहिम अपनी एमन बीबी को ले उड़े। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि उनकी यूँ अचानक आमद बेसबब नहीं, यकीनन दाल में कुछ काला है। वो दीदे घुमा-घुमा कर हाथ में चाँद चाहकर अपने दूसरे तजिए पर बेहद मसरूर सा कहता चला गया, मगर उसकी तवक्को के बरख़िलाफ़ इलान ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया, ना ही कुछ बोला। वो तो अभी तक बस यही सोचे जा रहा था, क्या ऐसा भी हो सकता था? मैंने तुमसे कहा भी था तुम इस फ़िरंगी से दूर रहो। वो 2 दिन सदमे के ज़ेरे असर रहने के बाद वो अपनी पुरानी जोन में वापस लौटा, कहीं जाने के लिए तैयार होती अमन के सर पे खड़ा चिल्ला रहा था। अमन जो बालों में ब्रश कर रही थी, चौंक कर पलटी और उसका लाल भौं-भौं चेहरा देखकर अज़हर इत्मीनान से बोली, पहली बात तो ये कि वो फ़िरंगी नहीं, अमरीकन है। तब तो और भी दूर रहो। वो नथने फैलाकर बोला, वो दूसरी बात, वो हमारा मेहमान है। अमन ने नोटिस लिए बिना अपना बयान जारी रखा, और तीसरी बात ये होना तो ये चाहिए था कि अपना हम उम्र होने की बिना पर अपना कज़न होने के नाते उसे कंपनी देते, मगर तुम उसे कंपनी देना तो दरकिनार उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। अब ऐसे में अगर मैं भी उससे दूर हो जाऊँ तो वो कितना महसूस करेगा। बात ख़त्म करके वो मुड़ी, ब्रश रखकर लंबे सिल्की ब्राउन बालों को सफ़ेद पोनी में जकड़ा, चमकदार गुलाबी लिप ग्लोस भरे-भरे होंठों पर फेरा और शीशे में दिखाई देते अपने अक्स को तनकीदी निगाहों से देखकर वापस मुड़ी ही थी कि ज़री ने आकर लाके, वो बीबी जी, दाऊद साहब बाहर लॉन में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। एमन ने अपना सफ़ेद और हल्का नीला हैंडबैग उठाते हुए कहा तो ज़री सर हिलाकर पलट गई। एमन मुसलसल गुस्से में खड़े ईयान को नज़रअंदाज कर रही थी, मगर वो हरगिज़ भी नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं था। तुम कहीं जा रही हो? उसने दुरुस्ती से पूछा। दाऊद को शॉपिंग करवाने, वो उसे चुराने को भाई का लाहका हटाकर बोली। क्यों, वो कोई बच्चा है? बच्चा तो नहीं है, मगर ज़ाहिर है यहाँ के रास्ते और शॉपिंग मॉल वगैरह से इसके लिए कतई नहीं है। फिर वो हमारे लिए इतने तोहफ़े लेकर आया, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि जो हम उसे तोहफ़ा दें, तो बस वही दिलाने जा रही हूँ। वो अपने सफ़ेद सैंडल्स पहनकर पूरी तरह तैयार थी, सो उसे इत्मीनान से जवाब देकर उसकी बात सुने बगैर कमरे से निकलती चली गई। अयान उसके अजनबी अंदाज़ पर हक्का-बक्का रह गया, यानी कि हद हो गई। एम ने दाऊद की खातिर मेरी बात सुनने से ना सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि मेरी नाराज़गी की परवाह किए बगैर उसके साथ भी चली गई। यानी कि बस अब हद हो गई। अयान मियाँ, इससे ज़्यादा तौहीन तुम्हारी हो ही नहीं सकती। जल्द ही कुछ करके इस दाऊद नानी जादू का तोड़ कर लो, नहीं तो वाक़ई मासूम की बातें के बकौल नहीं। वो हड़बड़ाकर होश में आया, फिर दीवानों की तरह मासूम की तलाश में लपका। मैंने महसूस किया है कि अयान मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं करता। मैंने दाऊद के लिए सबकी तरफ से, मगर दाऊद की पसंद से मुख्तलिफ तोहफ़ की खरीदारी की थी। खुद उसने अपनी तरफ से और अपनी पसंद से एक ब्रांडेड स्टोर से रवायती कुर्ता शलवार उसे खरीद कर दिया था। वो गहरा नीला कुर्ता, जिस पर स्किन कलर के धागे से नाजुक सी कढ़ाई की गई थी, दाऊद को असद पसंद आया था। बाद में अमनी के इसरार करने पर लाइट ब्राउन पेशावरी चप्पल भी गिफ्ट की, और अब दाऊद उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए पार्लर में बैठा था, अपनी पसंदीदा चॉकलेट फज से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि तभी अचानक दाऊद ने यह बात कही। अरे नहीं, मैं उसने जल्दी से आइसक्रीम निकल के नफ़ी में सर लिया। ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो है ही लिए दे रहने वाली आदत का इंसान। आपने देखा होगा, वो हमारे दरमियान भी ज़्यादा नहीं बैठता। उसने मुदाफ़ाना अंदाज़ इख्तियार किया। हो सकता है, उसने खालिस अमेरिकन अंदाज़ में कंधे उचकाकर कहा, मगर मुझे ऐसा लगा कि रिज़र्व होना अलग बात है, किसी को नापसंद करना दूसरी। पर उसने मेरा लाया हुआ तोहफ़ा भी नहीं लिया। नहीं दाऊद भाई, वो इतनी प्यारी नेचर का है कि किसी को नापसंद कर ही नहीं सकता। वो बनावटी लहजे में बोली, जबकि दिल ही दिल में दाऊद के अंदाज़े की दुरुस्तगी पर दाद दे रही थी। खैर, हो सकता है तुम दुरुस्त कहती हो। अच्छा, ये सब छोड़ें ना, ये बताएँ, पाकिस्तान आकर क्या महसूस हो रहा है? क्या अलग-सा या कुछ अलग-सा, या बस ऐवें ही? वो शौक से अंदाज़ में बात बदल कर बोली, तो वो कुछ चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जैसे कहीं खोया हुआ। हाँ, अमन, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वहाँ सब कुछ है, मगर यही तो वो रिवायती माहौल और रवैयों की गर्मजोशी है जो हम दीयार गैर में बसने वाले बहुत महसूस करते हैं। हालाँकि मैं यहाँ के माहौल से नावाकिफ़ था, मगर मैं मॉम, डैड, हर ईद, रमज़ान, बकरीद वग़ैरह यहाँ की इतनी चीज़ें मिस करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और उन्हीं की ज़ुबानें मुझे यहाँ के त्योहारों के बारे में सुन कर यहाँ आकर वो सब अपनी आँखों से देखने का शौक़ हुआ था। उसने तफ़सीलन बताया, ये तो कुछ भी नहीं, बस चाँद नज़र आने की देर है। फिर देखिएगा, आप हर तरफ इतनी गहमागामी हो जाएगी कि शायद आप अपने मुल्क की ईद को हमेशा मिस करने लगें। एमन हँसकर बोली थी। वो भी हँसा, मगर ऐसे जैसे कहीं सोच का तायर उड़ान भर चुका है, और अमन को देख रहा था। गहरी जाँच थी, तोलती निगाहों से। क्या मैं उससे वो सब कह दूँ? क्या ये मुनासिब होगा? वो सोचता रहा, यहाँ तक कि अमन की आइसक्रीम ख़त्म हो गई और वो लोग
शॉपर था उठा थामे उठ खड़े हुए। अपने हरीफ का मुकाबला इंसान दो तरह से करता है, एक तो खुद को मुकाबिल के हर लिहाज से बेहतर साबित करके, और तुम इन सबकी नज़रों से गिरा दो ही मुझसे सबकी नज़रों से गिरा कर, चूँकि मोखर क्योंकि दूसरा हलवा आसान और कारगर साबित हुआ करता था, इसलिए अक्सर सहल पसंद इसी को अख्तियार करने को तरजीह दिया करते हैं। लिहाजा आन अली सूरत हाल के हर पहलू पर जनाब मासूम के साथ मिलकर अच्छी तरह गौर व करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि सबसे मुनासिब यही है कि दाऊद की असलियत, जो कि उनके नज़दीक दाऊद ने अपनी नेक चलने के बारे में छुपा रखी है, सबके सामने ज़ाहिर कर दी जाए, मगर आखिरी पता तो चले कि हम यहाँ ढूंढ के रहे हैं। बस मासूम पिछले आधे घंटे से यान के साथ मिलकर राजदारी से दाऊद के कमरे में घुसा कोई नामालूम चीज़ ढूंढते ढूंढते उकताकर बोला, कोई ऐसी चीज़ जो उसके खिलाफ पक्का सबूत मुहैया कर सके। यान ने सरगोशी में कहा, मसलन क्या? हमारे जोश के मासूम की आंखें फट गईं और इसमें बेजारी की जगह इश्तियाक ने लिया। मसलन हो सकता है वो ड्रग्स लेता हो सकता है शराब नोशी करता हो, या फिर गैर अखलाकी लिटरेचर, जो अभी यहीं तक कह रहा था कि कमरे की नॉब घुमाने की आवाज़ पर इन दोनों के हाथों के तोते उड़ गए। तुम लोग यहाँ इस वक्त थके थके से दाऊद ने अंदर दाखिल होते नहायत ही ताज्जुब से अंदर मौजूद नफूस सूरत हाल का जायजा लिया था। वो चेहरे पर उड़ती हवाइयों और जुबान की लड़खड़ाहट पर बदिक्कत तमाम काबू पाते बमुश्किल यान ने तेजी से कुछ सोचते हुए कहना शुरू किया, वो हाँ चूहा, एक मोटे से काले चूहे को तलाश कर रहे हैं हम मेरे कमरे में। दाऊद ने मशकूक अंदाज से दोनों को बारी बोरी कहा, हाँ वो किचन से निकल के इसी तरफ आया था, लगता है यहाँ से भी भाग गया। और मासूम चले, दाऊद को आराम करना होगा। यान ने जल्दी से कहकर कमरे से यान ने जल्दी से कार कमरे से बाहर। मासूम तो उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही शानदार फुर्ती का मुजाहरा करता हुआ कमरा अबूर कर चुका था। चूहा और मेरे कमरे में बात दाऊद की समझ में ना आ सकी, मगर उसे बुरी ज़रूर लगी थी। वो तो शुक्र है खुदा का पर तो आपके दिमाग ने काम किया, वरना तो हम दोनों उसके हाथों शहादत पा चुके होते। मासूम ताहल यकीन था, और तुम? यान ने उसे गज़बनाक निगाहों से करा, तुमने कहा था कि वो बाहर गया है। हाँ गए तो थे अमजद साहब के साथ, मुझे क्या मालूम कि फ़ौरन ही लौट आएंगे, रोज़ तो देर से लौटते हैं। उसने सफाई दी, खैर जो हुआ सो हुआ, अब अगले कदम के मुतालिक सोचा। यान ने कहा, और दोनों फिर सर जोड़ कर बैठ गए। सुल्ताना बानो की ज़ुबानी अमजद के ख्यालात जानकर तबिंदा चुप चुप की चुप रह गई। अब तुम खुद कहो, बाप होने के नाते उसकी खदशात दुरुस्त है ही हैं। जो लड़का खुद अपने साथ ही संजीदा ना हो, वो किसी लड़की को क्या महफूज मुस्तकबिल दे सकता है? वो संजीदगी से गोया हुई। तबिंदा उनके मुकाबिल सर झुकाए मुतफक्कर सी बैठी थी। बात आपकी भी ठीक है, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो खुद उसकी रोश से तंग आ चुकी हूँ, हर तरह से समझा बुझा कर देख चुकी हूँ, मगर वो सुनता ही नहीं। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में अपनी बात बयान की, दिलगीर आवाज़ में कहा, नहीं तमिंदा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या तुम जानती हो, परवीन दाऊद की वालदा का फ़ोन आया था मेरे पास। लड़के ने ढेर सारी तारीफ़ें की हैं अपनी माँ से अमन की। मामला समझ रही हो ना? वो खुद परेशान सी थी। अच्छा, तमिंदा ने सर उठाकर तहैर से उन्हें देखा। तो ये बात है, यही बात है। सुल्ताना बेलचक अंदाज में मगर उदासी से बोली, अमजद लाख यान पर जान छिड़कता है, मगर मत भूलो एमन बहरहाल उसकी औलाद है। वो किसी शख्स को भी अपनी औलाद से बढ़कर कुछ प्यारा नहीं होता। जो वो समझाना चाह रही थी तबिंदा अच्छी तरह समझी थी, मगर उनके समझने से क्या होता है? एमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शाम का वक्त था। एमन दाऊद की पसंदीदा कश्मीरी चाय और चने का हलवा लेकर लॉन में ही चली आई। तबिंदा और अमजद ऑफिस से नहीं लौटे थे। सुल्ताना अपने शाम के जिक्र और उसकाल में मसरूफ़ थी। और यान और मासूम कहाँ थे, अल्लाह जाने। जी दाऊद भाई, कहिए, ऐसी क्या बात है? वैसे वो बड़ा मुतकल्लिफ सा बंदा था, इसलिए एमन को उसका झिझकता अंदाज देखकर हैरत हुई। उम्मीद है तुम मेरी बात को संजीदगी से लोगी और मेरा साथ दोगी। उसने कुछ किस कदर पुरउम्मीद निगाहों से उसकी सभी चेहरे की जानिब देखा, और जो उसकी तमीद पर हैरान दिखाई देता था। हाँ हाँ, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। उसके अंदाज पर उलझी हुई बोली वो, दरअसल बात यह है कि मैं। उसने अटकते संभलते कहना शुरू किया। जूं जूं उसके लबों से अल्फाज निकलते गए, अमन की आंखें पहले हैरत से फिर इश्तियाक, आखिर में तबस्सुम नजर आने लगी, गोया इसने इकरार कर लिया था। दाऊद को एकदम ही जैसे किसी ने हफ्ते इकलीम की दौलत अता फरमा दी थी। फिर अयान ने देखा कि अमन आए दिन दाऊद के साथ कहीं ना कहीं जाने लगी। घर में ही इन दोनों का अक्सर वक्त इकट्ठे गुजरने लगा। मासूम ने तो खुद अपनी गुनाहगार आंखों से अमन को दाऊद से सुर गुलाब वसूल करते देखा था। उनकी आपस में होती खुसर पुसर पर हस्बे आदत अपने अपने कान लगा कर टोह लेने की भी कोशिश की थी, मगर कोई पल्ले ना पड़ा, सवाई इसके कि दोनों यकीनन कोई मोहब्बत भरी बात ही कर रहे थे, और ये उन्होंने खुद अपने पल्ले पड़वा लिया था और अयान तक पहुंचा भी दिया था। मामला संगीन हो चुका था। ये फूल और कार्ड भेजे हैं किसी लड़की ने दाऊद इब्राहिम के लिए। छुट्टी वाले दिन तमाम अफराद खाना दोपहर के खाने के बाद लाउंज में बैठे बातचीत में मशगूल थे। तभी मासूम सुर्ख गुलाबों का बुके और कार्ड उठाए चला आया। सभी ने चौंक कर देखा। मेरे लिए बुके और कार्ड, मगर किसने भेजे? दाऊद मुतहैर हुआ। कह तो रहा है कि किसी लड़की ने भिजवाए हैं। अयान, जो खिलाफ मामूल आज उनके दरमियान मौजूद था, लहक कर बोला, मगर यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता। उसने कंधे उचकाकर ताज्जुब से कहा।
बेजान पहचान होने में कौन सा देर लगती है, मेरा ख्याल है ये वही लड़की होगी। आने सोचते हुए ड्रामाई लहजा अपनाया। कौन सी लड़की है, मैंने पूछा। परसों दोपहर में किसी लड़की की कॉल आई थी दाऊद के लिए, कह रही थी कि तुमने उससे मिलने का वादा कर रखा है मगर तुम आए नहीं। उसका लहजा मकदूर भर हम उसने लहजा मकदूर भर हमार रखने की कोशिश की। बड़ी हैरानी की बात है, कौन थी वो लड़की? अमजद कुछ नापसंदीदगी से दाऊद की तरफ देखकर बोले। आई स्वेयर मैं नहीं जानता, उसने लाइलमी ज़ाहिर की। मगर ये कार्ड और फूल पर अयान झूठ तो नहीं बोलेगा। ये ताबिंदा दीजिए मेरी माँ। अयान का दिल अपनी चली ये चाल की कामयाबी पर बिल्ली उछल लगा। नहीं आंटी, मैं अयान को झूठा नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ हैरान और हो रहा हूँ कि मुझे कौन फूल और कार्ड भेजने वाला पैदा हो गया। उसने मुस्कुरा कर कहा। वाला नहीं वाली, मासूम ने तस्वीर ज़रूरी समझी। चलो रख दो इसे यहाँ और जा के सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। सुल्ताना ने मासूम को गुरका। मेरा ख्याल है कल चांद नज़र आ जाएगा। क्या ख्याल है मियाँ, मेरे साथ मंडी की रौनक देखने चलोगे? अमजद ने दाऊद को मुखातिब किया। वाई नॉट, मैं ज़रूर चलूँगा। यकीनन मेरे लिए एक बड़ा अनोखा तजर्बा होगा। दाऊद पुरजोश सा होकर बोला। तो सभी बकरा ईद के हवाले से तैयारियों के जिक्र में मशगूल हो गए। अयान कुछ बेमज़ा सा हुआ मगर उसकी मेहनत जायका नहीं गई थी। सो वह किस कदर इत्मीनान से उठकर मंजर से गायब हो गया, मगर लाइल्म था कि अमन ने बगौर उसके तासुरात मुलाहिजा किए थे। ये सब तुम्हारी हरकत थी ना? आज बहुत दिन बाद एमन यान के कमरे में आई थी। यान इस वक्त अपने बेड पर नींददार गजार सीने से लगाए उसके उसके तारों से छेड़छाड़ कर रहा। तो कौन सी हरकत है? यान ने बिना अंदाजे नशिस्त बदले तब्दील किए बेहद मुतैयर होकर पूछा। यही दाऊद भाई को पूल और कार्ड किसी लड़की की तरफ से भेजने वाली। वो कमर पर दोनों हाथ टिकाए कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए बोली। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? उसने साफ अंदाज इख्तियार किया। तभी तो मैं हैरान हो रही थी, आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है उन्हें यूं सबकी नज़रों में गिराने की? उसने तासुब से पूछा। तुम वाकई इतने लाइल्म हो या जाहिर कर रही हो? अब की बार बराह रास्त तंज पर उतर आया। क्या मतलब? वो खाक ना समझी। मतलब ये डियर कज़न कि तुम्हारे वालिद मोहतरम उसकी आमद के चंद ही रोज़ बाद से उसे मुझ पर तरजीह देते हुए हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते पर नज़रसानी करते हुए उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इन सब की वजह से वो दाऊद इब्राहिम इन सब की वजह वो दाऊद इब्राहिम वो भड़क ही तो गया था। ओह आई सी, अब मैं समझी। इमन ये बात सुनकर पहले तो अचंभे में पड़ गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली। तो तुमने सोचा कि बजाय मेरे डैड की शिकायत दूर करने के उन्हें सबकी नज़रों से गिरा दो और यूं ही मज़े करते रहो? उसने चबा चबा कर कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुकर गया। जानते हो किस पर तहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है? वह तासुब से बोली। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं तुम अपने डैड की तरह रास्ता बदलने के चक्रों में तो नहीं? वो झपटे अंदाज में कहता हुआ एमन को खुद अजहद चोट पहुंचा गया था। तुम अयान गुस्से से कांपते हुए उससे कोई बात ना की जा रही थी। फिर वो जैसे संभली। 2 मिनट तवक्कुफ के बाद वो फैसला कुन लहजे में बोली। हाँ यान, तुमने ठीक समझा। मैंने डैड की बात मान लेने का फैसला कर लिया है। मैं मज़ीद तुम जैसे फजूल और निकम्मे इंसान के साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम स्टार अगर बन भी गए तब भी नाकाम इंसान रहोगे, क्योंकि तुमने रिश्तों को अपनाना और उनकी कदर करना सीखा ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। कहकर रुकी नहीं, कमरा अबूर कर गई। क्या कह गई थी वो? ऐन दम खुद बैठा बैठा था। चांद नजर आ गया था। अमजद हमेशा अपनी चांद रात को जाकर जानवर खरीदते थे मगर हमेशा ही चांद रात को जाकर जानवर खरीदते थे, मगर अकेले या मासूम के साथ। मगर इस बार दाऊद उनके साथ था। हर साल वह यहाँ से मंडी चलने के लिए इसरार करते मगर वो ना जाता। इस बार इसरार तो दनकुरा और उन्होंने उसे पूछने तक जरूरी ना समझा। वह अपने कमरे में बैठा कुलसता रहा। बाहर जानवरों के इस्तकबाल की गहमा गहमी थी जिसमें खुशी खुशी मासूम भी शरीक था। वो गुनगुनाते हुए बड़ी दिलजमी से घर का अकबी से इंसाफ कर रहा था जहाँ जानवर बांधे जाने थे। सुल्ताना और तबिंदा मिलकर ईद उल अज़हा के हवाले से खरीदी जाने वाली शेख और दोनों की लिस्ट बना रही थी। साथ साथ दीगर अमूर भी डिस्कस किए जा रहे थे। एमन जरी के साथ मिलकर किचन की ज़रूरी सफाई करवा रही थी और बाद में तो वक्त ही ना मिलता कि उसे खुद भी अपनी तैयारी करनी थी। रोज़मर्रा के मामूलात भी साथ साथ चलने थे। ऊपर से वो जानवरों की नाजबरदारी भी बड़े शौक और लगन के साथ करती थी। गर्ज हर कोई मसरूफ़ था सवाए अयान के। कैसा रहा यहाँ मंडी जाने का तजर्बा? रात के थके हारे बेहाल से वो लोग एक खूबसूरत बुरी गाय और 2 सफ़ेद बकरियों समेत वापस लौटे थे। दगरगू दाऊद की हालत इतनी दरगू दाऊद की हालत इतनी दगरगूं थी कि एमन उसे देखकर हंस हंस के बेहाल हो रही थी। बड़ा ही अनोखा और मुनफरिद उसकी शरारत समझकर मुस्कुराया। कीमतें आसमानों पर जा पहुंची और धोखा दही अलग। अमजद साहब वही रवायती बातें दोहरा रहे थे। बस अल्लाह ही है जो हिदायत दे। वैसे जानवर माशाल्लाह खूबसूरत और सेहतमंद लाए हो तुम लोग। सुल्ताना भी शौक से जानवर देख रही थी कि जिनको मासूम चारा खिला रहा था। सब मगन थे, किसी को भी उसकी कमी महसूस नहीं हो रही थी। यानी चुपके से मंजर देखकर खामोशी से पलट गया।
क्या मैं पूछ सकता हूँ आजकल ये खूबसूरत आंखें उदास क्यों रहती हैं? काफ़ी देर से लॉन में बैठी बज़ाहिर दाऊद से बातें कर रही थी, मगर उसके लहजे का फीकापन और आंखों से झलकती उदासी दाऊद से मख्फ़ी ना रह सकी। अरे नहीं, वो जल्दी संभली, ऐसी तो कोई बात नहीं। खैर, बात तो ऐसी ही है, तुम बताना ना चाहो तो और बात है। ये मैं ही स्टूपिड हूँ जो तुमसे सब कुछ शेयर कर बैठा हूँ, और तुमने अच्छे साथियों की तरह मेरा साथ भी दिया, मगर शायद तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती। ऐसी बात नहीं है दाऊद, बस मैं आजकल कुछ परेशान हूँ, और इस परेशानी की वजह का नाम है अयान। वो मुस्कुराई, इस बार वो चुप रह गई। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरे ख्याल से अयान मुझे पसंद नहीं करता, मगर तुमने मेरी बात से इनकार किया था। मगर मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता, और क्या अब ये भी बताऊँ कि वो मुझे क्यों नापसंद क्यों करता है, और क्यों मुझे सबकी निगाहों से गिराने की कोशिश कर रहा है। वो आखिर में कुछ संजीदा सा हो गया। ओह, तो आप ये भी जानते हैं? वो साख्ता कह दाऊद मुस्कुराया, फिर पूछने लगा, क्या अब भी खुलकर कुछ नहीं बताओगी अमन? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ। वो अमन से और अमन ने चंद सानिया गौर करने के बाद जैसे उसे सब कुछ बता देने का फैसला कर लिया। मैं तो कहती हूँ बकर ईद के साथ वाला जुमा, पहला जुमा रख लेते हैं। रख लो, सताना खुशी से चहकती आवाज़ में बोली, मगर इतने कम वक्त में तैयारी कैसे होगी? आखिर को मेरी इकलौती बेटी है। अब जब मुतफक्कर होकर बोले, फिलहाल तो सिर्फ निकाह ही कर दो। कर रहे हैं ना, निकाह की तैयारी करना कितना आसान है, निस्बतन आसान भी है। तब इंदा की बुझी बुझी सी आवाज़ सुल्ताना ने के बंद कमरों में खुफिया मीटिंग जारी थी, जो बावजह मासूम की टो लेने के खुफिया ना रही थी। इस मीटिंग में यकीनन दाऊद और अमन के मुस्तकबिल का फैसला किया जा रहा था। मासूम अजहर रंजीदगी से यह हौलनाक खबर अपने पीरो मुर्शिद को सुनाने चल पड़ा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उस पर दर्दनाक इतला को पाकर यान ने मासूम का गिरबान यूं जुड़ा जैसे किसी इंडियन फिल्म में कोई जवान लड़की अपनी बेबकी की खबर सुनाने वाले का गिरबान पकड़कर जो जोड़ती है। मैंने अपने गुनहगार कानों से खुद सुना है। मासूम रूहान से लहजे में बोला। यान के साथ उसके गिरबान को छोड़कर नीचे लटक गए। शक्ल पर 12 बजते दिखाई दिए, और वह धप से अपने बेड पर यूं बैठा जैसे कोई शहतीर कटकर गिरा हो। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, कुछ सोचिए, कुछ कीजिए यान भाई, वरना आप हमेशा के लिए एमन बाजी को खो दोगे। मासूम कितना ही कमीना सही, मगर यान और दिगर गवालों के लिए उसके खुलूस में शक की गुंजाइश न थी। वो यान से और यान उसे यूं खाली खाली नज़रों से देख रहा हो, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। इसने ज़िंदगी में हमेशा सिर्फ पाने का जायका चखा था, और अब ज़िंदगी पहली बार आजमाने चली थी। तो उसका पहला ख्वाब दिल की अवलीन ख्वाहिश और मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत छिनने जा रही थी। वो छिन जाने का एहसास कितना जाने गुस्र और तड़पा देने वाला होता है। इससे पहली बार रोशनास हुआ था। दिल पर ऐसी चोट लगी कि न जाने कहाँ से उसके मन के अंदर इतनी उदासी और रंजीदगी दराई। पूरी रात उसका जहन मुख्तलिफ सोचों की माज का बना रहा। सुबह सादिक वो एक नतीजे पर पहुंच चुका था। मोम, आप ताया जान से एक बार बात तो करके देखें। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले उसने माँ के सामने जाकर फरियाद की। क्यों नहीं कर सकते यान? वो अमन की बात है, उसकी बेहतरी सोचने का पूरा हक रखते हैं। उसके बुझे चेहरे से नज़र हटाकर ख्वामखा तरतीब से रखी फाइलों को दोबारा तरतीब देने लगी। मगर वो और मैं बचपन से मसूब है, मैं जानता हूँ उसे। वो दाऊद के साथ खुश नहीं रहेगी। वो अपनी बात पर जोर दे रहा था। और तुम्हारे साथ? वो मुझके झपते अंदाज में वो मुड़कर चुभते अंदाज में बोली, तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार और लावाबाली इंसान के साथ जैसे वो बहुत आरामदेह ज़िंदगी गुजारेगी ना। कितना समझाया था तुम्हें कि सुधर जाओ, बेकार वक्त ज़ाया मत करो, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो, मगर तुमने मेरी किसी बात पर ध्यान ना दिया। अब भुगतो। उन्होंने एक चेयर पर बैठकर कोई फाइल खोली थी। तो आप कुछ नहीं कर सकती? उसने मासूम सी उम्मीद के तहत पूछा। नहीं। हतमी अंदाज से चश्मा आंखों पर फिट करते फाइल का मुताला शुरू। ठीक है, मैं ताया जान से खुद बात करूंगा। वो दो टोक अंदाज में कहकर कमरे से निकल गया। तुम्हारी मर्जी। उन्होंने एक कप से खांक लगाई, मगर उनके लबों के गोशों में मुस्कान दबी थी। और वो और ताया वो ताया जान, मुझे आपसे कुछ कहना है। बहादुर बनकर उनके कमरे तक तो आया ज़रूर, मगर उन्हें बेड पर नींदराज किसी किताब का मुकम्मल संजीदगी से मुताला करते देखकर उसके हौसले पस्त हो गए। वो इसके लाड उठाते ज़रूर उठाते रहे थे, मगर हरगिज़ भी उनके से बेतकल्लुफ़ का मुज़ाहरा नहीं कर सकता था। कहो, मैं मुतवज्जा हूँ। वो किताब से नज़रें हटाए बिना जवाब दिए। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं गाना गाना छोड़कर कल ही से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। मेरा हुलिया आपको नागवार गुजरता है तो मैं कल ही चेंज करवा लूँगा। मैंने पहले ही काफ़ी वक्त ज़ाया कर दिया। उसने जल्दी जल्दी यूँ कहा गोया कोई सबक सुना रहा। बरखुरदार उन्होंने उसकी जानिब देखकर रुके लहजे में कहना शुरू किया। बात कहने और अमल करने में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। याद रखना, वक्त की इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। वक्त गुजरने के बाद किया जाने वाला काम, बोला जाने वाला सच, दी गई गवाही, गर्ज की जाने वाली कोई भी ख़ास चीज़ फ़ायदा नहीं देती। जो कह रहे हो उस पर अमल करके दिखाओ। अब जाओ, कल नाश्ते की मेज़ पर मुलाकात होगी। वो दोबारा किताब की जानब मुतवज्जा हो गए। ठीक है ताया जान, अब सुबह मुलाकात होगी। वो पुरज़्म लहजे में बोला और कमरा बूर कर गया। किताब पर जमी अमजद की निगाहों में इत्मीनान था। और फिर हुआ कुछ यूं कि अगली सुबह वो
अगले दिन वो सुबह बेदार बेदार हो ही ना सका रात गए तक। अगले और हुआ कुछ यूं कि अगले दिन वो सुबह बेदार हो ही ना सका। रात को देर तक जागने की तैयारी में मसरूफ रहा। बाल तो काट ही ना सका। बस अच्छी तरह उन्हें शैम्पू करके सेट कर लिया। सुबह जाने के लिए मासूम सी ऑफिस ड्रेस इस्त्री करवाया, मगर साला साल से बिगड़ी आते भला एक दिन में कैसे सुधर सकती हैं। सुबह जब जागा तो घड़ी 12:30 बजा रही थी। खुद को लानत बुलामत करता बाहर आया। तबिंदा और अमजद ऑफिस जा चुके थे। बाकी सब पता नहीं कहाँ थे, मगर एमन किचन में मसरूफी अमल थी। मुझे नाश्ता चाहिए, वो किचन में आकर बोला। ये लंच का टाइम है। उसने मुड़कर तो बिना जताया उसने मुड़े बिना जताया था। तुम लंच ही दे दो, मैं नाश्ता समझ कर लूंगा। तुम कभी नहीं सुधर सकते यान। एकदम वो मुड़कर असर तासुब और जिद्दी से बोली। डैड सुबह ठीक कह रहे थे, तुम्हारी बात भरोसे के लायक ही काबिल है नहीं। वो कहकर रुकी नहीं थी, मगर वो जो पहले ही दिन अपने बयान पर कायम रह पाने पर असर शर्मिंदा सा था। एमन के अजनबी और उखड़े अंदाज पर देर तक नहीं खड़ा रहा। दादी और अब जबकि कोई भी उस पर एतबार करने पर तैयार ना था, तो दादी के गोश में आकर को रुलाने लगा। बस आंसू बहाने की कसर रह गई थी। मैं क्या करूं, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। बेबस लहजा। सब्र करो मेरे बच्चे, सारे मामला तय पा गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। दाऊद के माँ बाप ईद के तीसरे रोज पहुंचे गए। उसके बालों में हाथ फेर कर पिचकारने लगी। दादी, क्या मेरा कसूर इतना बड़ा है कि मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम कर दिया जाए। वो गुलगीर आवाज़ में बोला। मगर मेरे बच्चे, तूने ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को पाने की कोई कोशिश भी तो नहीं की, और बिना कोशिश किए भी कभी कुछ कोई बात बनी है। दादी, आप समझाएं ना सबको। आप बड़ी हैं, वो आपकी बात ज़रूर मान लेंगे। उसने लाचारगी से कहा। ना बच्चे, आप कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने सफा चट इनकार कर दिया। क्या करूँ मेरे अल्लाह। बिलाखिर उसने मदद के लिए अब उसे पुकारा जिसे सबसे पहले पुकार लेना चाहिए था। चले भाई साहब। तब इंदा बावजूद हरारत के ऑफिस के लिए निकल लगी तो अमजद ने टोक दिया। आप घर पे रहे भाभी, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक कह रहे हैं ताया जान। कैमल कलर के पेंट कोट और ब्लू शर्ट में बलूस हाथ में ब्रीफ के थामे सीढ़ियों से उतरता यान इन सभी को अजीब तरह से हैरानी से दो चार कर गया था। आज से आपने ही मैं ऑफिस जाया करूंगा। आपने बहुत काम कर लिया, अब जरा मुझे भी खिदमत का मौका दें। वो सबके दरमियान आते हुए बोला। जीता रहा मेरे बच्चा। सुल्ताना ने तो उसके अंदाज पर न्याल होकर कहा था। अमजद और तबिंदा ने भी ये असद खुशी का इजहार किया। एमन भी मुस्कुराई। दाऊद ने इस बात में सर हिलाकर हौसला अफजाई की तो मासूम ने उसे ऐसे गले से लगाया गोया वो कश्मीर फतह करने जा रहा। और सबका रद्द-ए-अमल देखकर रेयान सोच रहा था कि वाकई लगता है इस बार उसके कदम सही राह पर पड़ गए हैं। बिजनेस में उसने डिग्री ले रखी थी। ज़हीन था और काबिल भी। उसको वो तेज़ी से काम सीखने लगा। अमजद की सरपरस्ती भी हासिल थी। वो मेहनत से काम कर रहा था और समझ रहा था अब शायद सब कुछ ठीक होने वाला है। मगर ज़िंदगी में भला ऐसा कब होता है। वो जगह कबली अपने घर के टेरेस पर खड़ा था। तभी उसकी नज़र बकरे की रस्सी थामे घर के अंदर दाखिल होते दाऊद और एमन पर पड़ी। दाऊद झुककर उससे कुछ कह रहा था, जबकि एमन के लबों पर शर्मीली मुस्कान सजी थी। इश्तियाल की एक तेज़ लहर अयान के बदन में दौड़ गई। आखिर दाऊद ऐसा क्या कह रहा है जो वो यूं शर्मा रही है। मेरे सामने तो कभी ऐसे नहीं शर्माई। उसके अंदर का रकीब जाग गया। धीरे धीरे मौजूद जाग गया और धीरे धीरे मौजूदा यान पर हावी होता गया। और फिर ईद आ गई। सब कुछ हमेशा की तरह था, सवाए ईद के लिए अज खुद जाग जाने वाले अयान और दाऊद की मौजूदगी के। अयान कुर्बानी के वक्त भी मौजूद रहा। एमन यूं तो कुर्बानी के जानवरों की बड़ी खदमत किया करती थी, मगर कुर्बानी होते देखने का उसमें हौसला ना था। सो वो अंदर किचन में अंगूरी गुलाबी प्रिंटेड सादा से कॉटन के सूट में बलबूस रोजमर्रा के काम निपटा रही थी। इस मसरूफियत में सबका दिन गुजरा। गोश्त की अच्छी खासी तादाद हम जो किसी मदरसिया फलाई दाने में भिजवा दिया करते थे। रिश्तेदारों का हिस्सा निकाल कर अपने घर के लिए बस इतना ही गोश्त रखते कि बमुश्किल एक हफ्ता चल सके। एमन ईद की पहली रात को मेहंदी लगवाती थी, क्योंकि अगले दिन तो ज़ाहिर है पानी का इतना काम होता कि मेहंदी का रंग फ़ौरन फीका पड़ जाता। दूसरे दिन ही सबको कदर फरागत थी। सो रात में बारबेक्यू का प्रोग्राम रखा गया। एमन बड़े एहतमाम से तैयार होकर कमरे से निकल ही रही थी कि दस्तक देता यान अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑरेंज और पिंक ड्रेस में रवायती अंदाज से सजी संवरी एमन इतनी अच्छी लग रही थी कि महबूत रह गया। हाँ हाँ, क्या हुआ यान। वो जब सब लॉन में है, मैं वहीं जा रही हूँ। उसकी नज़रों से गिड़बड़ा कर बोली तो वो संभल कर होश में आया। तुम मुझे इस बार ईद मुबारक कहना भूल गई एमन। वो शकील है जब बोला। नहीं तो तुम जानते तो मैं अच्छी तरह तैयार होने के बाद ही सबको ईद मुबारक कहती हूँ एहतमाम से। उसने बेपरवाही से कहा। परसों तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, क्या तुम जानती हो। दरअसल वो यही बात करने आया था, मेरे ससुराल वाले। उसने तैयर से पूछा। ओह अच्छा। फिर जैसे समझकर सर हिलाया। तुम दाऊद भाई, आई मीन दाऊद के मॉम डैड की बात कर रहे हैं। हाँ आ तो रहे हैं। फिर इसने यान को देखा
उसके अंदाज़ पर यहाँ चिढ़ तो गया था, फिर ये कि तुम उनके सामने ऐसी अदाकारी करना जैसे तुम पर जिन्न आया हो आ गया, और अगर तब वो भी बाज़ ना आए तो हम अगले दिन जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्यों, कैसा आइडिया है? व्हाट रबिश है यार, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। एमन बौखला गई। एमन एमन यार कहाँ, वो बड़े ही गलत वक़्त पर दाऊद ने एंट्री मारी। अयान ने खूनकार निगाहों से उसे देखा। उसका सुधरना सुधरना अपनी जगह, मगर दाऊद के लिए उसकी बर्खास्त ख़त्म ना हुई थी। ओह, तो तुम यहाँ हो? आओ अयान यार, तुम भी आ जाओ। तुम्हारी सिंगिंग की मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है। लाओ अपना गिटार, जब तक हम लोग बारबेक्यू कर रहे हैं तुम 2-3 गाने ही सुना दो। वो कुछ ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बोला, गोया उनके दरमियान बरसों पराना यार आना हो। हाँ ठीक है, सुनाता हूँ। अब तो मैं सबको गाना ही सुनाऊँगा। मिले हैं मुझसे जाने क्यों मिले हैं मुझसे मिलने मुझसे आई है जाने, फिर क्यों तन्हाई किस मोड़ पर लाई आशिकी। सब लॉन में मौजूद थे। यान एक के बाद एक अपने दिल की तर्जुमानी करते गाने सुना रहा था। हैरत की बात तो ये थी, वो ना सिर्फ काफ़ी सुर में था, बल्कि उसकी आवाज़ समातों को भली भी लग रही थी। शायद ये दिल पर लगी चोट का असर था। सब दबे दबे अंदाज में मुस्कुरा रहे थे, सवाए मासूम के, जो अपने मुर्शिद के गम में बराबर का शरीक था। अब जब कि मैं सुधर चुका हूँ, तब फिर क्या मसला है? कल परवीन और उसके शौहर इलियास साहब की आमद मुतवक्का थी। वक्त बहुत कम था। यान के हाथ पैर फूले जा रहे थे। हर तरह से कोशिश कर रहा था कि किस तरह रिश्ता टाला जा सके। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ यान, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तमीज़ा ज़िद होकर बोली, ठीक है फिर, मेरी जो समझ में आएगा बस करूँगा। फिर आप लोग मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। आखिर में वो धमकियों पर उतर आया। जाओ जो जी मियाँ करो, मुझे और भी बहुत से काम है। हाँ भाई फरीदा, मैंने तुमसे फ्लावर अरेंजमेंट का कहा था। वो शर्मिंदा उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करके फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई, और वो एहतजाज में पैर चटकता हुआ बाहर निकल गया। और फिर सौ बरसी परवीन और उसके ग्रे और फिर बहुत सौ बरसी परवीन और उनके ग्रेसफुल से मियाँ की आमद भी हो गई। तमाम अहले अफराद खाना जिस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे बातचीत में मशगूल थे, ईयान जरी के सर पर पहुँच बोला, ध्यान से मेरी बात सुनो जी। ईयान साहब बोले, वो मसरूफ़ अंदाज में चाय के कप ट्रे में सेट कर रही थी। मगर याद रखना, ये बात बहुत राज की है। मैं तुम्हें इस राज की मरते दम तक हिफाजत करनी है। उसका अंदाज पूरे इसरार था। जरी चौंक कर उसे देखने लगी। ऐसी क्या बात है ईयान साहब? ये बेहोशी की दवा है। उसने एक शीशी आगे बढ़ाई है, तुम्हें चाय में मिलाकर मेहमानों को देनी है। खुदा का खौफ करें ईयान साहब, जरी दबक कर भूली। ज़्यादा नेक परवीन ना बनो, जो कह रहा हूँ खामोशी से करो। बहुत खूब है ईयान, कैसी बहसी बातें कर रहे हो? अकब से आती तविंदा की घुरकती आवाज़ पर वो उछल पड़ा, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुरा के बोला, मॉम आप, वो तो मैं ज़री को चेक कर रहा था कि ये कितनी ईमानदार है। उसने आए बाएं शाएं वाले लहजे में कहा, बेहतर है तुम अपनी बोंगियाँ छोड़कर सीधी तरह से आकर हमारे दरमियान बैठो, और ज़री तुम फटाफट चाय सर्व करो। पकड़ा गया तो क्या हुआ, मगर उसने फिर भी हार ना मानी और एक कज़म से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहाँ महफिल जमी हुई थी। इतनी सी थी, जब देखा था माशाल्लाह, अब तो इमन बड़ी बेटी बहुत खूबसूरत हो गई है। परवीन प्यार से उसकी थोड़ी छूकर बोली, खूबसूरती तो अल्लाह की देना, असल खूबी तो अखलाक की होती है। सूरत पर यूं जैसे अखलाक चिड़ियों सूरत पर यूं जैसे अखलाक चुड़ैलों वाला हो तो क्या फ़ायदा इसकी खूबसूरती का? जले भुने अयान ने लुकमा दिया। अरे परवीन, बेसाख्ता हंसी, क्या तो तुम ठीक रहे हो? उसकी बात पर एमन ने पहलू बदला। अमजद भी संजीदा से हो गए। और यंग मैन, तुम क्या करते हो? अयास ने दिलचस्पी से पूछा। पहले स्ट्रगलिंग सिंगर था, अब अपने डैड का कारोबार संभाल रहे हैं। पहले स्ट्रगलिंग सिंगर थे, अपने डैड का कारोबार संभाल रहे हैं। दाऊद ने तिमानियत से कहा, आप लोग ये समोसे तो लेना। एमन ने अपने हाथ से बनाए हैं। तब इंदा ने यान का बनता बिगड़ता मुंह देखकर सबकी तवज्जो उससे हटाने की खातिर कहा, मगर ये यान, वाह भाई एमन, बड़ी फुर्तीली हो। वैसे तो एक नंबर की कामचोर हो, मगर मेहमानों के लिए इतनी मेहनत कर ली। आई एम इम्प्रेस्ड। उसने आंखें मासूमियत से पटपटाते हुए कहा, सो स्वीट बेटा, हमारे लिए इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत थी? परवीन मजीद उस पर निसार हो चली। रेयान मुंह ही मुंह में कुछ बढ़ाने लगा। एमर खून आशाम निगाहों से रेयान को घूर रही थी, जबकि दाऊद हंसी जब्त करने की कोशिश में बेहाल दिखाई देता था। और फिर उसने जैसे हर हरबा आजमा कर देख लिया, हर तरह से कोशिश करके देख ली, मगर किसी ने उसकी बात ना मानी। नहीं मान सुननी थी तो मानते कैसे? मैं हार गया, मेरे यार, मैं हार गया। कल लेमन का निकाह है। और रात उसने मासूम के सामने ये एतराफ़ किया। वह सर नुसेड़े टेरेस की ठंडी ज़मीन पर बैठा आंसू बहाने की तैयारी कर रहा था, और मासूम का दिल उसकी बिखरी हालत देखकर कटा जा रहा था। सब्र करें यान भाई, सब्र का अल्लाह ने बड़ा अजर रखा है। उसके करीब बैठा दिलासे दे रहा था, कुर्बानी अल्लाह के महबूब बंदे ही दिया करते हैं। हौसला रखे। वो अपनी मोहब्बत की खुशदिली से किसी और के हवाले करके तारीख रकम कर दें।
फिर ये भी तो देखिए एमन बाजी कितनी खुश है, मैं अपने तौर पर तो उसे तसल्लियाँ दे रहा था, तो अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते। ईयान दाड़ा तो वो रोमांसा हो गया, मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि दाऊद भाई ने खुद उन्हें उन्हें साथ ले जाकर शॉपिंग, तेरी तो ईयान जो रोना धोना बोलकर बेसाख्ता ही उसकी गर्दन दबोच चुका था। निकाह की तकरीब का एहतमाम लॉन में किया गया था। सुर्ख और सफ़ेद ताज़ा गुलाबों से मुज़य्यन लॉन की सजावट काबिल दी थी। फैंसी लाइट ने माहौल को जगमगा रखा था। सुल्ताना बानो बादामी नफीसी कढ़ाई वाले कुर्ते में बड़ी सरशार लाउंज के सोफे पर बैठी बड़ी दिलचस्पी और शौक से घर में होती है गहमा गामी को देखती और बार बार अपनी ज़ईफ़ आंखों में दर आते खुशी के आंसुओं को पहुँचती। गहरे सब स्टाइलिश से ट्राउज़र और शर्ट में तबिंदा भी बड़ी मसरूफ़ सी दिखाई देती थी। पिंक और लाइट पर्पल जोड़े में मलबूस परवीन भी उनका साथ दे रही थी। अंदर कमरे में मौजूद यमन को ब्यूटिशियन तैयार करके जा चुकी थी। फ़ान और गोल्डन नफीस काम के तो मुज़य्यन टखने को छूते फ्रॉक पजामे में उसके सरापे की झिप ही निराली थी। डीप रेड गोल्डन पट्टी लगा दुपट्टा सर पर टिका है। छोटा सा गोल्डन याकूत जड़ा टीका और गोल्डन ही बड़े बड़े बाले नुमा झुमके। वो बड़ी सारी से आईने में खुद को देख रही थी। हद करते हो तो बयान, अभी तक तैयार नहीं हुए, मेहमान बस आने ही वाले हैं। शाबाश मेरा बेटा, हिम्मत से काम लो, जल्दी से तैयार होके बाहर आओ, हालात को फेस करते हैं मेरी जान। यूँ मुंह फुलाकर नहीं बैठते। हरी अब बिंदा कोई 5वीं बार उसके कमरे में आई थी और जब बेड पर ऊंधा पड़ा था उठकर शाकी निगाहों से उन्हें देख लेगा। मासूम, कुछ तुम ही समझाओ इसे, ऐसे तो उसकी हालत का तमाशा बन जाएगा। और उसकी निगाहों से निगाहें चुराकर कोने में खड़े सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस मासूम की जानी मुतवज्जा होकर बोली, मुझे काम है, तुम लोग बाहर आओ, कहकर चल दी। बिल्कुल धुल्लों वाली शेरवानी पसंद की है बीबी ने आपके लिए, कसम से पहन ले, सब भी ये समझेंगे कि आप ही दूल्हा है। मासूम ने पुचकारा, अल्लाह करे दाऊद अगवा हो जाए फिर, या फिर अचानक किसकी को बीवी यहाँ आकर स्यापा डाल दे, या फिर उसकी याददाश्त खो जाए, ओ बोतलवास हो जाए। या यान ने दोनों हाथ उठा के बस दुआएं देना शुरू की। बस भी करें यान भाई, अभी तो आप खुद सौदाई लग रहे हैं। अब समझाएं अपने दिल को, अगर आप पहले ही अपने इस शौक की कुर्बानी दे देते तो आज यूं एमन बाजी को कुर्बान होता ना देख रहे होते। हाँ, तुम शायद ठीक ही कहते हो। और एकदम खामोश हुआ और शेरवानी उठाकर थके थके अंदाज में कपड़े बदलने चल दिया। काली शेरवानी जिसके फ़कत कॉलर पर सफ़ेद सी गोल्डन कढ़ाई की गई थी, मैचिंग कुस्सा खूबसूरत हेयर कट, हल्की हल्की शू, संजीदा तासुरात तो बुझी हुई आंखें। सीढ़ियों से मरे मरे कदमों के साथ लाउंज में उतरता यान हुलिये से ज़रूर दुल्हा दिखाई दे रहा था, मगर तासुरात से नहीं। उसने उसने उतरते समय एक तायराना निगाह लाउंज में डाली, जहाँ सभी अफराद खाना मौजूद थे। और तो और चमकती लचकती दुल्हन बेगम भी बड़े तमतराक से वहीं विराजमान थी। दिल में एक टीस सी उठी थी, कदम बढ़ते कदम ठहर गए। अकब से मासूम ने कंधा थपक कर गोया हौसला रखने की तलकीन की, मगर यकदम ही कहीं से ब्लू कुर्ते शलवार में खुशबाश से दाऊद ने सामने आकर यान को यूं गले लगाया जैसे कब से का बिछड़ा मिला हो। अब तो नाराज़गी ख़त्म कर दो, आज तो बेहद खुशी का मौका है। यान उसके वालियाने अंदाज पर दब बखूता उसकी ये हिम्मत। हाँ बरखुदा, शक्ल पे 12 के बिजा रखे हैं भाई, हंसो मुस्कुराओ। डार्क ग्रे नफीस से कुर्ते शलवार में अमजद भी आगे बढ़े। आह जालिम समाज, मैं ठीक हूँ, उसने नचाल मुस्कुरा कर कहा, जबकि दिल रोने को चाह रहा था। अरे आप लोग जल्दी कीजिए, मौलवी साहब आते होंगे, निकाह का वक्त निकला जा रहा है। तमिन्ना ने मैंने खजात में मुस्कुराते हुए कहा। वो इनके नरखे में आस्ता आस्ता चलता और लाउंज के सोफे तक चला आया। इन सब की बातों पर मैंने खेज मुस्कुराहट इन सब के लबों पर मैंने खेज मुस्कुराहट सजी थी। वो उलझ गया। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कंफ्यूज सा सवाल किया गया। अरे लो, सुल्ताना कुर्बान जाने वाले अंदाज लहजे में मुस्कुरा कर बोली, हाय मेरा मासूम बच्चा, नहीं समझा। इसकी बात पर दुल्हन बेगम ने गुलगुल लबों पर भी मुस्कुराहट चमकी। मैं क्या नहीं समझा, क्या हो रहा है सब। वो एकदम से हमनक बन गया। एक मिनट, मैं सबको समझाता हूँ, मगर पहले इससे तो मिलो। दाऊद अपने अकब में छुपी गुलाबी लिबास में बुलबुल खूबसूरत और अदर हसीना को आगे लाते हुए बोला, कौन है ये लड़की। सदमे से भरपूर आवाज़ अयान की थी, कहीं आप मेरा निकाह ज़बरदस्ती इस लड़की के साथ तो नहीं करवा रहे। वो होश में आया था तो जैसे, ओ नो अयान, दाऊद मुस्कुराया, ये रीबा है मेरी होने वाली बीवी, माय फर्स्ट लव। दाऊद ने जज्बे लुटाती निगाहों से उसे देखा, मगर तुम तो एमन से मेरा मतलब है, आज तो तुम्हारा निकाह मारे हैरानी के उसके मुंह से बेरब से जुमले लेके, नहीं यान ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। हाँ, मासूम की ये बात सच है कि मेरी पाकिस्तान आमद का मकसद सिर्फ ईद करना ही नहीं था। मैं यहाँ रिबस के लिए आया था। उसकी और मेरी दोस्ती फेसबुक पर हुई और बाद में दोस्ती दिल के खानों में बदल गई, मगर दिल के रिश्ते में बदल गई, मगर यहाँ वही रिवायती सूरत हाल हो गई कि आवारा फॉरेनर लड़के से उसे बचाने के लिए उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। मैं बहुत फिक्रमंद होकर पाकिस्तान आया, मगर बात बनती दिखाई ना दी। कुछ सोचकर मैंने ईमन से सब डिस्कस किया और उस प्यारी लड़की ने मेरा मुकम्मल साथ दिया। ना सिर्फ रीबा के घर वालों को मेरे हक में हमवार किया, बल्कि हमें मनसूख करवा कर शादी की तारीख तक तय करवा दी। अब
इतनी प्यारी लड़की की मदद करना मेरा अखलाकी फ़र्ज़ बनता था ना, बस इसलिए मैं भी बल्कि सारे घरवालों की मुश्तरका परेशानी यानी तुम्हारी गैर संजीदगी को संजीदगी में बदलने के लिए बस छोटा-सा स्क्रिप्ट स्टेज करना पड़ा और देख लो हमारी मुश्तरका कोशिशें आखिरकार रंग ले आई हैं। वो बदमज़े से कहता चला गया। अयान बेयकीनी से आंखें फाड़े उसे यकटक देख रहा था। मैंने तो खुद अपने गुनहगार कानों से मासूम ने कुछ कहना चाहा, वही सुना जो हमने सुनाया मियाँ, हम तुम्हारी सुइयाँ लेने की आदत से खूब वाकिफ़ थे। अमजद ने मुस्कुरा कर कहा तो मासूम खुद खिसिया गया। तुम तुम दाऊद एक लखती पतीले बने। अयान में जान पड़ी और उसने लपक कर दाऊद को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ काम गई। अरे अब ख़त्म करो, बाहर मेहमान आ चुके हैं। काजी साहब का तो पता करो वो कितनी देर करनी है। सुल्ताना अचानक का सब अलर्ट हो गए और हंसते मुस्कुराते बाहर निकलने लगे। तभी जानबूझकर सबसे पीछे रह जाने वाले दूल्हा ने रीबा के साथ बाहर निकलती अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ कर रोका। नेवर माइंड, मगर सिर्फ 2 मिनट। कंधे उचकाकर मुस्कुराती हुई रीबा बाहर निकल गई। ओहो क्या मसला है, मेरा हाथ छोड़ो। गालों पर शफक फूटने लगी थी। अमन ने बुखलाकर शर्म को झंझलाहट के पर्दे में छुपाया। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा जानम, आखिर को अपना दरीना ख्वाब कुर्बान करके तुम्हें पाया है। वो बड़ी मीठी निगाहों से उसे तकराता। रहने दो, वो नुरुट्टेपन से बोली। तभी इतने हारे हुए अंदाज में मेरे और दाऊद भाई के निकाह में शरीक होने के लिए तशरीफ ला रहे थे तो क्या करता, और तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ी इस तरह बनाया था। और फिर कुछ मासूम के कवाले ज़री का असर है। मुझे तो मुसलसल इशारों कुर्बानी के फ़ज़ाइल पर इतने लेक्चर पिला रहा था कि मुझे लगा तुम्हारी बेहतरी दाऊद के साथ ही है, मगर मुझे रुकावट नहीं बनना चाहिए और मुझे रुकावट नहीं बनना चाहिए। वो इतने बेसाख्ता बेरिया लहजे में बोला कि एमन को उस पर बेसाख्ता फ़ख्र महसूस हुआ। तुम बहुत अच्छे यान, उसने शर्मिंदी मुस्कुराहट से कहा। तुम्हें खामखा तुम्हारे शौक की ने स्पाइल कर रखा था, मगर शुक्र है अब सब ठीक हो गया। हाँ तुम भी मिल गई और मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी सिंगिंग पर कोई एतराज़ भी ना होगा। उसने बहुत उठलाते हुए कहा। एमन ने हैरत से बौखला कर कहा। अयान अभी भी वक्त है मेरे पास। अगर तुमने दोबारा ये बात की तो मैं तुमसे निकाह करने से साफ इनकार कर दूंगी। वह धमकाने लगी। अरे अरे, उसने एमन के कड़े तासुरात देखकर जल्दी से कहा। मैं तो मजाक कर रहा था डियर। भला कुर्बान करने वाली चीज़ की भी कभी कोई कभी भला कुर्बान करने वाली चीज़ को भी कभी कोई वापस लिया करता है, उसने कहा। तो एमन बेसाख्ता हंस पड़ी। उसे मुस्कुराते देखकर अयान ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। अंधेरा छट चुका था, सितारों से सजी कहकशां उनकी मुंतज़िर थी। तो जी, इसके साथ ही हमारा आज का नॉवल ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको नॉवल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा नॉवल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।